नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि बोहर एटॉमिक मॉडल है ना, बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, और उसमें रेडियस हम लोगों ने कर लिया था। उसका एनर्जी कर रहे थे। एनर्जी में काफी चीजें हो चुकी थी। ठीक, अब उसी एनर्जी में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, वेव नंबर एंड वेवलेंथ। और एनर्जी में हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो आर जेड के टर्म में और एक वैल्यू के टर्म में, माइनस का 13.6 के टर्म में। तो जो एनर्जी का जो रिलेशन था वो ये था, और चेंज इन एनर्जी भी पढ़ चुके थे। तो पहले एनर्जी, ये एनर्जी टोटल एनर्जी होती थी, माइनस का आर जेड, और ब्रैकेट में क्या लिखते थे, फिर उसका जेड स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। यही ये इसको ऐसे जब ये जूल में होता था, और यहां पढ़ते थे माइनस का 13.6, फिर उसके बाद यही जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ते थे, जब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने चेंज इन एनर्जी पढ़ा था। तो चेंज इन एनर्जी भी दो टर्म में बनी थी, एक जूल में और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, दोनों में बस यही इसी का अंतर था। तो इसका मतलब जो चेंज इन एनर्जी पढ़े थे वो हम लोग ये पढ़े थे कि डेल्टा ई इज इक्वल टू, और उसके बाद ये जो कॉमन चीजें थी तो उसको यहीं पर रख दीजिए, और पॉजिटिव में सब कुछ था। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना था, या फिर आर जेड, दोनों में से कोई एक। फिर उसके बाद वही जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। ठीक, अगर ये वाली वैल्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली वैल्यू रखेंगे तो जूल में। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी थी। अब हम पढ़ेंगे वेव नंबर एंड वेवलेंथ। अभी वेव नंबर है क्या चीज, पहले तो ये समझ लीजिए। तो पिछले लेक्चर में एक जगह, ये तो इसको मिटा दे बिल्कुल, पिछले लेक्चर में एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए वेव नंबर पूछा गया कि वेव नंबर क्या चीज है। तो सबसे पहले याद करिए, एक जगह बहुत पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया था, जब मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड शायद नहीं पढ़े थे। फ्रीक्वेंसी का वही है ना, यूनिवर्सली फ्रीक्वेंसी का इनवर्स टाइम पीरियड, ठीक है ना, उसकी चिंता नहीं है। फिर उसके बाद वेव नंबर पढ़े थे। तो वो नंबर्स क्या चीज थे, तो उस नंबर को बताया गया था कि इसको न्यू बार से डिनोट किया जाएगा, इज इक्वल टू 1/λ होता है। ठीक, इसको ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और यहां जो हाइड्रोजन जब एटॉमिक मॉडल चल रहा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल है, यानी बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम है, तो अब उसमें वेव नंबर के क्या मैटर है। तो चूंकि आप ये समझ पा रहे हैं कि बड़ी आसानी से कि हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी है, ठीक, और वो एनर्जी फिक्स्ड है, और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तभी जाएगा जब उसको दोनों, यानी फर्स्ट ऑर्बिट यानी दोनों ऑर्बिट के चेंज, जितना एनर्जी चेंज होगा उतनी एनर्जी या तो लेगा या तो वापस जाएगा। मतलब कुल मिलाकर जैसे एक ऑर्बिट ये, एक ऑर्बिट ये, इनमें एनर्जी मान लेते E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जा रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए, चाहिए भैया, फिर वापस यहां से यहां आ रहा तो एनर्जी रेडिएट करेगा यानी निकालेगा। एनर्जी किसके टर्म में आती है, रेडिएशन के टर्म में। तो ये रेडिएशंस जो निकल रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, है ना, ये सारी चीजें। तो जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा अभी इसके पहले वेव नंबर एंड वेवलेंथ, उसका फ्रीक्वेंसी, यानी इन्हीं चीजों की तो बात कर रहे हैं। इसका वेव नंबर क्या होगा, यानी वेव नंबर मतलब 1/λ क्या होगा इसका। अभी और क्लियर हो जाएगा नंबर, है ना, ये नंबर्स और क्लियर हो जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यानी इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसका वेव नंबर क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो वेव नंबर एंड वेवलेंथ तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, hc/λ। ये हम लोग बात पहले ही बोहर के पोस्टुलेट में, बोहर थ्योरी में, बोहर पोस्टुलेट में हम लोग पढ़ चुके थे कि hc/λ होता है ना। जो एनर्जी का, ये देखिए है ना, यहाँ से ये जो एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन में, तो एनर्जी का जो वेरिएशन है, यानी कि जो एनर्जी का लेन देन है वो डेल्टा ई के टर्म में है। और डेल्टा ई इज इक्वल टू hc/λ, या इसी को लिखा गया था E2 माइनस E1 बाई, एक मिनट, हाँ इसी को, इसको लिखा गया था, इसको नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए रुकिए, हाँ इसको लिखा गया था ना E2 माइनस E1, इसको hc/λ।
ये लिख लिया गया था। तो यहाँ पर जो 1/λ अगर हम यहाँ से देखिए काउंट करें सिर्फ 1/λ, तो क्या हो जाएगा ये, यही चीज तो होता है ये वाला वेव नंबर। ठीक, तो देखिए इसको सिर्फ 1/λ रहने देने के लिए क्या करना होगा, hc को नीचे ला देंगे इधर रीअरेंजमेंट करके, पक्षांतर करके, ये इधर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे कहते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हिंदी में कहते हैं तिर्यक गुणन, तिर्यक गुणा। ये इधर आ जाएगा तो बन जाएगा डेल्टा ई अपॉन hc। और ये और डेल्टा ई की वैल्यू हम लोग अभी पीछे चेंज इन एनर्जी में निकाल लिए थे, तो डेल्टा ई की वैल्यू 2 टर्म में आई थी। बात समझ में आ रही कुल भाई, डेल्टा ई की वैल्यू अभी लिखी गई थी ये वाली, देखिए ये हो जाएगा डेल्टा ई, ये होता है वेव नंबर का फार्मूला, ये होता है डेल्टा ई का फार्मूला। 2 टर्म में था, एक तो था 13.6 या फिर RH रख के, फिर उसका जेड स्क्वायर तो कॉमन ही रहेगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर, ये था बिल्कुल था। तो ये जो डेल्टा ई है ये तो पता है हमको, ऐसी रेडिएशन में हमें क्या करना है, वेवलेंथ निकालनी है। तो हम क्या कर दें, इस डेल्टा ई की जगह इसकी वैल्यू ना रख दें उठा के ये पूरी, तो हम इसमें वही करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ न्यू बार है, इसको न्यू बार से डिनोट किया जाता था, 1/λ हो गया। यहाँ पर क्या, ये वैल्यू पूरी हमने रख दी, बिल्कुल रख दिया, कुछ नहीं किया, बस खाली वैल्यू पुट कर दी, नीचे hc रहने दिया। अब जो ये 13.6/hc की वैल्यू होती है वो होती है rz, कितनी होती है rz। तो जो हमारा वेव नंबर, ये क्या है, वेव नंबर, ये क्या है, वेव नंबर, 1/λ क्या है, वेव नंबर है। बात समझ में आ रही, 1/λ क्या है, वेव नंबर। ठीक, इसी को, इसको फ्रीक्वेंसी इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स आएगी यूनिट, ठीक है। तो वेव नंबर, क्योंकि इसकी मीटर होती है, अब मीटर को ये इनवर्स करना होगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे मीटर है, ठीक, इनवर्स हो जाएगा वो। तो ये क्या हो जाएगा, RH इंटू जेड स्क्वायर 1/इनिशियल स्क्वायर या माइनस का 1/फाइनल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, देखिए फॉर्मूला क्या बना वेव नंबर का, कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RZ इंटू, ठीक है ना, ये क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं लगाया गया, इंटू जेड स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। यूनिट इसकी क्या बनेगी, या तो सेंटीमीटर इनवर्स में या मीटर इनवर्स में। कब सेंटीमीटर इनवर्स रखेंगे, जब RH की वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स रखेंगे, इस वेव नंबर की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। जब RH की वैल्यू 1.09, ये लगभग 1, ये जो देखिए 1.09, केवल और केवल ये भी इस्तेमाल किया जाएगा, केवल और केवल ये भी 10⁷, जब ये रखेंगे तो मीटर इनवर्स में आएगा। बस समझ में आ गई। फिर से देखिए वेव नंबर एंड वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भी इसमें काउंट हो गई, वेव नंबर भी काउंट हो गया। देखिए यहां से वेव नंबर, और ये मतलब इसको ऐसे बना लीजिए आप लोग ऐसे, ठीक है, वेव नंबर भी हो गया और वेवलेंथ भी हो गई, दोनों बातें एक साथ हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। यानी वेव नंबर एंड वेवलेंथ, तो हमने वेव नंबर और वेवलेंथ लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, डेल्टा ई इज इक्वल टू hc/λ का इस्तेमाल किया, जहां पर ये हमें पता है कि डेल्टा 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर, या ये न्यू बार से डिनोट करते हैं, तो ये देखिए इधर लाया डेल्टा ई/hc। और डेल्टा ई हम लोग पिछले लेक्चर में निकाल चुके थे कि वो इतना आता है। अब वेव नंबर ये होता है, ये और पहले पढ़ चुके थे मैक्सवेल की थ्योरी में, तो इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करते हुए ये निकाल लिया गया। ठीक, जब ये आ गया तो इसकी वैल्यू RZ के बराबर होती है और RH के बराबर, ये रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर होती है, और ये देखिए मीटर इनवर्स में और सेंटी इनवर्स में दो अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक, तो आपसे पूछा जाए वेव नंबर, कुल मिला के ये फॉर्मूला याद रखना, वेव नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये n1 n2 यानी इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं फ्रीक्वेंसी या फिर रेडिएशन क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए एनसीईआरटी में कैलकुलेशंस करते समय एक फार्मूला बना हुआ है वहां पे कि न्यू इज इक्वल टू 3.29, फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्या निकालना है हमको, फ्रीक्वेंसी, और यहीं पर एच न्यू कर दे, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो सेम चीज यही आ जाएगी, एच न्यू, सेम चीज यही है ना, ये देखिए इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू, हमें न्यू चाहिए तो डेल्टा ई बाई एच करना था, तो 1/h की जो वैल्यू है इसके टर्म में वो ये आ जाएगी, ठीक है, हर्ट्ज के टर्म में आएगी। कुछ नहीं करना, बस आपको एकदम ध्यान रख लेना, क्योंकि डेल्टा ई की वैल्यू ये वाली है, यहां से है, मतलब आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, यही कर दें क्या, चलिए यही देख लेते हैं। आप लिखेंगे यहां पर, इसका डेरिवेशन टाइप है छोटा सा, उसमें दिमाग ना लगाए तो भी अच्छा रहता है। देखिए डेल्टा ई
इज इक्वल टू एच न्यू। हमें डेल्टा ई तो पता है पहले से, इसलिए हम क्या लिख देंगे, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। और डेल्टा ई की वैल्यू कह रहे हैं रख दीजिए, तो हम कहेंगे ठीक है रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। ये डेल्टा ई की वैल्यू हुई अपान एच की वैल्यू। जब ये एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, और इसमें जब आप ये, क्योंकि ये किसमें होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये किसमें होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, और ये एच किसमें आता है जूल में। जब इसको जूल में बदल के फिर इसको जूल में बदल के आप करेंगे, देखिए इसको किसमें बदल लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये है ये किसमें है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको कन्वर्ट करना है किसमें जूल में, तो ये किसमें आ जाता है जूल सेकंड में। जब ये वैल्यू बदल के यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना, यहां पर आगे कैसे करना होगा, देखिए 13.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 अपान, दिख रहा है अपान, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी 6.62 इंटू 10⁻⁻34। अभी देखिए जूल में आ गया, यानी ये देखिए -19 है जो वो और ये आपस में मिलकर कितना, ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी पूरी वो इतनी आ जाएगी। अब बाकी इसको इस तरह से रहने देंगे। बात समझ में आ गई? तो ये कहां से आ गया, बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए सीधे सीधे फार्मूला फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कितनी होगी 3.29 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर, या इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर, ठीक ना, 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस का 1/n फाइनल स्क्वायर, ये हर्ट्ज में। बात समझ में आ गई? दोनों बातें देखिए आपके सामने हैं। आप लोग क्या है कि थोड़ा इधर सोचते हैं कि बहुत टफ डेरिवेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो वैल्यूज हैं सीधे सीधे रख के आंसर आ जा रहा है। अब काम जब क्वेश्चन लगाएंगे इनकी जरूरत पड़ेगी। ये आया कहां से, तो आप कॉमन सेंस का हमेशा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो पता चल जाएगा। यही जो फार्मूला वो हर जगह इस्तेमाल होगा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला किसमें वेव, देखिए यहां से फ्रीक्वेंसी 1/λ से वेव नंबर और वेवलेंथ सारी चीजें इसी से निकल रही हैं, और डेल्टा ई की वैल्यू ये वाली है। अब आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या कहां कहां रख के निकालना। अगर आपको न्यू पूछा गया तो देखिए न्यू जब पूछा गया तो डेल्टा ई बाई एच कर लेना था, डेल्टा ई की वो वाली वैल्यू अपॉन एच की वैल्यू, और जिसकी पूरा ये देखिए है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है इसलिए जूल में कन्वर्ट कर लिया, इसको जूल में रख दिया। अब ये पूरा सॉल्व किया तो ये इतना आ गया 3.29 इंटू 10⁻15, ठीक है ना, 3.29। तो सारे फार्मूले याद होंगे आपको, ये तो याद ही हो गया भाई 13.6 जेड स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी सेम चीज, बस यहाँ पे क्या आर एच, जहां ये लिखा है वहीं पे आर एच, सिर्फ आर एच रहेगा। क्या रहेगा, सिर्फ आर एच, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वहां ये रखा है ना, अच्छा वो जूल में आएगा, हाँ जूल में और इसमें दोनों में डेल्टा ई, सिर्फ आर एच रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। और यहाँ पे देखिए न्यू आ गया, ये हर्ट्ज में आ गया, तो इसमें क्या रखना है सिर्फ याद, ये वैल्यू बदलती जाएगी, बाकी ये सब में कॉमन रहेगा, यानी एनर्जी में भी कॉमन है, वेव नंबर में भी कॉमन है, फ्रीक्वेंसी में भी कॉमन है। ये जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ये सब में कॉमन रहेगा, केवल ये वैल्यू बदलेगी। जब वैल्यू 13.6 हो तो क्या है चेंज इन एनर्जी, जब वैल्यू आर एच हो तो क्या है वेव नंबर, जब वैल्यू 3.29 हो तो क्या है फ्रीक्वेंसी, बस इतना अंतर रहेगा। तो जब वैल्यू 13.6 हो तो क्या है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आर एच हो तो जूल में, वेव नंबर ये सेम चीज है। देखिए वहीं पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वहां कुछ और रखना चाहिए था, नहीं देखिए यहाँ वैल्यूज बदल, ये यूनिट बदली हुई है, आप समझिए यहाँ आर एच की वैल्यू क्या रखनी है और यहाँ आर एच की वैल्यू, यहाँ जो आर एच की वैल्यू रहेगी वो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल रखनी रहेगी, और यहाँ जो आर एच की वैल्यू है वो ये मीटर इनवर्स में रखनी रहेगी। दोनों में बस यही अंतर है, पिछले वाले में यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखिए 2.18 इंटू 10⁻18 जूल में रखनी है, और यहाँ आर एच इसमें रखनी है, लिखा भी हुआ इसीलिए। आपको लग रहा है कि वहां भी आर एच यहाँ भी, नहीं दोनों की वैल्यूज अलग अलग है, ये मीटर इनवर्स में है वो जूल में है, ठीक है ना। इसलिए अब ये कहां से आया इसकी जरूरत भी नहीं, अपने आपको कैलकुलेशन में जगह जगह दे रखा है और जरूरत भी नहीं पड़ेगी जानने की, ठीक है। इसलिए इसको एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, और केवल 3 फार्मूले आपको याद रखने। कौन कौन से, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी तो आती ही है भाई, रेडियस का फार्मूला हो गया, एनर्जी का फार्मूला हो गया, हम लोग वो सब कर लिए हैं,
तो रेडियस का एक बार फिर से बता दीजिए, क्या था? हमने कहा था रेडियस में n स्क्वायर ऊपर आता है, जेड नीचे आता है, और जो याद करने वाली बात थी वो केवल थी 0.53। बस एंगस्ट्रॉम में 52.9 लिखते तो पिकोमीटर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया रेडियस। एनर्जी में, एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट का फॉर्मूला हमने बताया था माइनस का 13.6, उसके बाद वही n स्क्वायर अपन जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर RH रख देते तो जूल में आता, तो RH की वैल्यू जूल वाली रखनी होती, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, वो एनर्जी हो गई। अब इसी तरह से वेव नंबर निकालना है, RH इंटू जेड स्क्वायर, चेंज इन एनर्जी ये हो गई, वेव नंबर ये हो गया, और फ्रीक्वेंसी ये हो गई। इस चीजों को नोट करिए खूब आराम से। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग दूसरी कहानी पर। जब आप प्रॉपर नोट्स पूरा बना लेंगे, ठीक है ना, ये जितने लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं, जब उसका प्रॉपर नोट्स एक बार या स्क्रीनशॉट करके ही ले लेंगे तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा। अगर बीच बीच में देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये डायरेक्ट ये कैसे आ गया, है ना, तो आप ऐसा मत करिएगा। आप एक बार अगर आप जैसे आपको लगे कि हाँ अच्छा है, पढ़ने लायक है, सब ठीक है, काम चल जाएगा मेरा, है ना, नीट का जे मेंस का, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके आराम आराम से नोट कर लीजिए, ज्यादा नहीं लगेगा टाइम, क्योंकि देखिए हमें तो मेहनत करनी पड़ती है भाई, जाहिर सी बात है, इसको समझो, बनाओ, फिर इसको आम भाषा में ले आओ, नीट के योग्य बनाओ कि एग्जाम के क्वेश्चन सकते हैं, तो वो तो टाइम आपको तो एकदम सीधे सीधे लिख लेना है ना, तो उसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो कुल मिला के रेडियस पढ़ा हम लोगों ने, एनर्जी पढ़ी हम लोगों ने, चेंज इन एनर्जी, उसके बाद वेव नंबर, वेवलेंथ एक ही साथ, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, इतनी चीजें हो गई। अब आती बात फ्रीक्वेंसी, हो गया ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, हेडिंग डालिए काइनेटिक एनर्जी, हेडिंग है अब अगली काइनेटिक, ये के डॉट ई लगा देते हैं, होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड सारी चीजें होती है, सब पढ़ लें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ठीक, ये हो जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे फार्मूला याद रखना, ये सब अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन फार्मूला कॉपी में लिखा रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, कभी कभार सवाल आए हुए हैं, बहुत प्राचीन काल में आए हैं लेकिन आए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो वहां से आप ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां पता चलता है ये, है ना, तो वहां से उसी फार्मूले को यहां इस्तेमाल किया गया, कितना, हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये हो जाता है। जहां जेड ई स्क्वायर आर ये है क्या चीज, पहले तो इसको भी लिख लीजिए, ये होती है जूल में, पर चलिए पहले ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस का और कुछ नहीं, सिर्फ इतनी वैल्यू, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये भी जूल में। ठीक इसी तरह से आपको टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी इन्हीं दोनों का सम। तो देखिए अगर इसको ए मान लें तो ये भी ए हो जाएगा भाई, इसको अगर हम ए मान लें तो ये भी ए हो जाएगा, तो ये माइनस ए और यहाँ है प्लस हाफ ए, तो बताइए क्या हो जाएगा दोनों मिलके आपस में, माइनस हाफ ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई, जोड़ घटाना हमने पढ़ा रखा है आपको, तो वही वाली चीज है ये, मतलब इसको हमने ए मान लिया, इसको पूरे को, क्योंकि बार बार क्या लिखने का मतलब है, तो ये देखिए प्लस ए, यहाँ पे माइनस ए, क्या हो जाएगा ये माइनस हाफ, तो लिख दे माइनस हाफ, और ये यहाँ पे पूरी वही वैल्यू फिर से छाप दे, जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये भी जूल में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये देखिए तीनों में रिलेशन क्या बन रहा है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का आधा, ये बन जा रहा है, बिल्कुल बन जा रहा है, ये किसमें, जूल में, इसको नोट कर लीजिए, ठीक, ये और यहां लिख लीजिए जेड क्या है, यहां पे जेड और ई तो आपको पता ही होगा, देखिए जेड, इसमें दो चीजें लिखी हुई है जेड ई स्क्वायर में, एक लिखा हुआ है जेड ई और एक लिखा हुआ है ई, ये जो जेड ई है चार्ज है ये, ठीक, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी दो चार्ज होने चाहिए ना, दो चार्ज, वही ये आर रेडियस, ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की रेडियस,
ठीक, दो चीजें। तो जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर से ही हमें पता चल जाता है, तो इसलिए क्या लिख देंगे इसको, जेड को सीधे सीधे एटॉमिक नंबर, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जो भी दे रखा रहेगा, मेनली इलेक्ट्रॉन ही है वो, कोई दिक्कत नहीं। जेड क्या है, इसलिए वो क्या बन जाता है, एटॉमिक नंबर, ठीक। और आर क्या बन जाएगा, डिस्टेंस या रेडियस, रेडियस बन जाएगी, और जो ई है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ये बन जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर, हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर, हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होती है, किसमें, माइनस में, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, सेम वही चीज, जेड ई स्क्वायर बाई आर हाफ नहीं रहता। टोटल एनर्जी कितनी, माइनस का हाफ जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या रिलेशन बनेगा इन तीनों में, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ये भी कभी कभार पूछ लिया गया है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, बिल्कुल। अब आगे चलिए, आयनाइजेशन एनर्जी, अगली हेडिंग आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए मिटा दें, इसका डेरिवेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं, ये सब हम लोग जब फिजिक्स पढ़ेंगे 12th की तो इसमें आएगा। और हमें नीट का एग्जाम तो मतलब दोनों पढ़ के ही देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो भी, और 11th 12th दोनों का, तो चाहे यहां पढ़ लो चाहे वहां पढ़ लो, बात एक ही है। यहां इसलिए कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जब वहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जब ये सारी चीजें पढ़ कर जाएंगे तो डेरिवेशन और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए अभी के लिए क्या है कि आपको याद कर लेना है, सारे क्वेश्चंस लगा लेने, इतना बस कर लेना है अभी। चलिए हेडिंग डालिए, आयनाइजेशन एनर्जी। अभी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मतलब इतनी एनर्जी दे दी जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी ऑर्बिट जितनी होती है एन इनफाइनाइट पे चला जाए, तो उससे बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक ना, आयनन की ऊर्जा। हेडिंग डालिए, ये सब ऑर्बिट की चल रही है अभी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। और उसके पहले वो सब किसका था, ऑर्बिट का ही था वो सब, ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए होता क्या है, यहाँ न्यूक्लियस है, बिल्कुल है, ये इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्षा में रहेगा। अब इसको इतनी एनर्जी दे दी जाए कि ये जो इनफाइनाइट वाली लाइन है ये यहां पर पहुंच जाए, इतनी एनर्जी चाहिए, तो हो जाता है आयनाइजेशन, यानी फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी इलेक्ट्रॉन पूरे एटम से निकलकर बाहर चला जाए, इतनी एनर्जी उसे देनी है। तो इस एनर्जी को बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी विच क्या करेगा, रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम से, सीधे एटम से ही निकाल लेगा, ये नहीं कि किसी सेल से किसी ऑर्बिट से, सीधे एटम से ही निकाल लेगा उसको, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ ये रहेगा, यहां क्या देना हमें, एनर्जी, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाहर करना, ये नहीं कि यहां से चला गया दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसा ना ना ना, ये तो फिर वही हो जाएगा ना जो अभी एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग बनाए थे, जिसमें लिखा था, यहां पर देखिए याद होगा आपको, ये इस तरीके से, इस तरीके से, यहां पे आपने क्या लिखा था, माइनस में सब कुछ लिखा था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना, यहाँ पे माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे क्या लिखा था, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से ऐसे तो लिखा था ये। तो ये अपनी अभी तो यहां से यहां चला जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में, इतनी एनर्जी लेकर कहां गया, एक्साइटेड स्टेट में, न कि वो आयनाइज हो गया। तो बात दोनों में अंतर है थोड़ा सा, तो इसको समझ लीजिए, ठीक। इसका तो खैर आप बना ही चुके हैं। अब आगे आयनाइजेशन एनर्जी लिखिए, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कितनी, यानी एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट और माइनस का जिसमें है वो एनर्जी ऑफ ईएफ, इतनी एनर्जी अगर हम दे दें उसको, क्या हो जाएगा ये मतलब इस कितनी एनर्जी का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट और माइनस का जहां से उसको निकालना है उतनी एनर्जी लगेगी। जैसे आप ये पढ़े थे, ये देखिए यहां से यहां, ठीक, ये यहां, ये कितनी है, हम कह रहे हैं कि पहले वो इलेक्ट्रॉन यहां पर है और उसकी स्टेट है एनर्जी की ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है, और ये है एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जहां पर एनर्जी हो जाती है उसकी आके जीरो, इनफाइनाइट पे हो जाती है जीरो।
बात समझ में आ गई? एनर्जी क्या हो जाती है उसकी? जीरो। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? कहेंगे इन दोनों की एनर्जी के गैप के बराबर एनर्जी, इन दोनों की एनर्जी के गैप के बराबर एनर्जी। या हो सकता है इलेक्ट्रॉन अब की बार यहां हो, इसकी भी हमें पता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो इसके एनर्जी गैप के बराबर देनी होगी। या हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां हो, तो इसका मतलब 1 पॉइंट माइनस का है ना, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके गैप की एनर्जी यानी इतना एनर्जी गैप जितना है एनर्जी डिफरेंस, इसके बराबर एनर्जी देनी होगी, यानी एनर्जी देनी है हमें। जब यहां है तो इन दोनों के बीच के इसका ये इनफाइनाइट से लेकर पहली ऑर्बिट के बीच में जितने एनर्जी डिफरेंस है, जितने का एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी उसको दे दीजिए। तो मान लीजिए ये पहले में ना रह के इसमें 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 किसी में भी रह सकता है, इसलिए यहां क्या लिख दिया गया है, इनफाइनाइट माइनस EN। बात समझ में आ गई? अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो कहेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दीजिए, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के पूरा बाहर चला जाएगा। अगर इसमें रहा, कह रहे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से उसको आयनाइज करना है, तो कितना देना पड़ेगा कि यहां से यहां तक के एनर्जी वोल्ट प्लस में, बस साइन बदल दीजिए काम हो जाएगा। देखिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दीजिए, चला जाएगा। कह रहे इसमें था तो यहां से देंगे तो यहां चला जाएगा। अगर इस तरह से सवाल आया तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत आसान चीजें हैं, हल्का सा केवल दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। तो आंसर ये देखिए, ये इनफाइनाइट, इसकी कितनी होती है? जीरो। इसकी कितनी होती है? माइनस का, ये माइनस साइन फार्मूले का, और प्लस इसकी होती है माइनस में, तो यहां लिख दे माइनस का 13.6। और EN क्या होता है? Z स्क्वायर अपान N स्क्वायर। बात समझ में आ गई? N स्क्वायर, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखिए माइनस माइनस आपस में हो जाएगा प्लस, इक्वल टू प्लस में आएगा। और प्लस में जो वैल्यू आ रही है वो है यही है, प्लस क्या लगाना, 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, ये हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं और बहुत अच्छे अच्छे से देखिए हम आराम आराम से बताने वाले आदमी, है ना। इसको नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए अगर आयनाइजेशन एनर्जी का आपको रिलेशन पूछा जाए कि दो एटम है आपके पास, वही जैसे रेडियस में किया गया था, ये कह रहा है कि इसकी जो एटॉमिक नंबर Z1 है, इसके लिए Z2 है, और ये है N1 में, और यहां है N2 में। तो ये इसको आयनाइज करने में जो एनर्जी लग रही है वो है IE1, इसको आयनाइज करने में जो एनर्जी लग रही है IE2। तो कह रहा है इन दोनों के बीच का वेरिएशन, कंपैरिजन करिए। इसको कंपैरिजन कर लेंगे, हर फार्मूले को कंपैरिजन कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आंसर एनर्जी 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो देखिए सब कट जाएगा, कट जाएगा। जो ऊपर है पहले उसको लिखना होता है Z1 अपान Z2 का होल स्क्वायर, इनटू जो नीचे है उसको बाद में लिखना होता है, यानी N2 अपान N1 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख लेंगे, ये कंपैरिजन हो जाता है दो एटम के बीच, एटम A और एटम B के बीच में। इसको नोट कर लीजिए। यहां जो कुछ ऊपर रहता है उसको ऐसे ही Z1 अपान Z2 लिख लेते हैं, जो नीचे रहता है उसको पलट देते हैं, ठीक ना, N2 अपान N1। नोट कर लीजिए इसको। अब ये तो किसके बारे में रहा, ये सब कुछ एनर्जी स्टेट यानी ऑर्बिट के बारे में था। जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रहेगा उस सारी ऑर्बिट्स की बात हमने पढ़ी। ऑर्बिट्स की रेडियस क्या थी, ऑर्बिट की एनर्जी क्या थी, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है तो चेंज इन एनर्जी क्या होगी, इसको नोट भी कर लीजिए साथ में। ठीक, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है तो चेंज इन एनर्जी क्या होगी, जब चेंज इन एनर्जी होगी तो रेडिएशंस या तो एब्जॉर्ब होंगे या तो एमिट होंगे। तो उस रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या है, उसकी वेव नंबर क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर उसके बाद एक यही तो पढ़े अभी तक। उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। जहां पर काइनेटिक एनर्जी आप लोग पढ़े थे तो हमने बताया था टोटल एनर्जी, ये यही चीज होती है टोटल एनर्जी किसी ऑर्बिट की, ये है टोटल एनर्जी किसी ऑर्बिट की। तो वहां पर जाके एक बार लिख लीजिए फिर से। अब देखिए वही ना डिजिटल बोर्ड होता तो ऐसे हम भी कर देते, नहीं है तो क्या करें, अब पूरा बोर्ड पलट देंगे, गड़बड़ा जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। पिछले पेज पे जाइए और जहां लिखा हुआ है टोटल एनर्जी उसी को लिख लीजिए, यही होती है। पहले भी हम लिखवा चुके हैं, यही होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती, कुछ अलग नहीं होती है। तो चेंज इन एनर्जी में हम लोग रेडिएशन सब कुछ देख लिए। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसमें वो अगर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी,
इस तरीके से समझिए, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी, ये भी बातें हो गई। फिर कह रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाह रहा है, तो बताइए आयनिसन एनर्जी क्या होगी। तो ये देखिए चला गया, तो आयनिसन एनर्जी क्या होगी। तो हम कह रहे हैं कि इसकी इस ऑर्बिट से इसको ले जाना था, तो आप लिख देंगे कितनी, बस वैल्यू पॉजिटिव साइन लगा देंगे, वो सब आयनिसन एनर्जी होती चली जाएगी। जैसे यहां से निकालना है तो 13.6, माइनस न बोलिए, कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से निकालना है माइनस हटा दीजिए, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। यहां से निकालना है माइनस हटा दीजिए, क्या लिख देंगे सिर्फ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहां से निकालना हो तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से बात चलेगी, ठीक है ना, एकदम अच्छे से आ गया। चलिए, अब इतनी सारी केवल बातें थी, यहीं से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। अब अगली हेडिंग डालिए, अब हमें पढ़ना इलेक्ट्रॉन के बारे में कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। हमने अपनी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी अलग थी, देखिए वो जो फ्रीक्वेंसी थी वो किसकी थी, रेडिएशंस जो निकल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। अब हम यहां पर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ चीजें हैं, उसको नोट कर लीजिए। केवल फार्मूला है, डेरिवेशन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो सब करके कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नीट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं ना। और इसी से देखिएगा जेईई मेंस के भी सारे सवाल हम लगा देंगे, कुछ इतने से ही। आप लोग को लगता है जेईई मेंस कौन बहुत बड़ा चीज होगा, वो नहीं, थोड़ा बहुत केवल, हाँ कुछ सवाल हैं जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो उसमें आपसे आपको क्या मतलब, आप तो सीधे कहते हैं हमसे क्या मतलब, सीधे ये बोल दीजिए, बस देखिए कितना टेंशन खत्म, लफड़ा कहां लेने का। हेडिंग है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। बहुत कम पूछा गया है सब, लेकिन लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ठीक, केवल फार्मूला नोट करना है बस, क्योंकि इस फार्मूले की कभी कभार जरूरत पड़ती है। और ये भी देखिए बीच में कैलकुलेशन है, उसी के बारे में दिया हुआ था, v = 2.2 इंटू 10⁶, आगे z/n, बस z/n, ये फार्मूला याद रख लीजिए, और जाता है मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, z के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, n के। तो ये भाषा उन्होंने लिखी है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब इसका मतलब यहां लिख लीजिए इसी का, कि वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड की बात, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ये देखिए चौथे पॉइंट में उन्होंने लिखा इस चीज को, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मैग्नीट्यूड बना लीजिए। चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, नहीं इंक्रीज, ठीक, इंक्रीज विद, कब बढ़ेगा, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अब ये सब सेंटेंस में पूछा जा सकता है आपको, एसएसआर रीजन में और सब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे करके पूछा जाएगा, तो आप खुद ही बताने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात क्या, एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग या विद इंक्रीज ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, या फिर उसी को लिखा गया प्रिंसिपल क्वांटम ऑफ द, जो भाषा लिखी है वही देखिए हमने लिख दी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी हो गया, ठीक। आज जब आप वेलोसिटी पढ़ लिए तो जाहिर सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी भी पढ़ लीजिए। फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला, अभी इलेक्ट्रॉन की सिर्फ फ्रीक्वेंसी, यानी क्या लिख दें, पूरा लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ऑर्बिट, चलिए ये क्या होती है, सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लेना है, पूछा गया है कई बार नहीं, एक आध बार, यानी फ्रीक्वेंसी, ये जेईई मेंस में पूछता है अक्सर, z³ नहीं z² होती है अपॉन n³, z²/n³, बस फॉर्मूला नोट कर लेना। ये f है, चलिए न्यू बना लीजिए, ठीक, इस तरीके से। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा,
टाइम पीरियड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ठीक, ये चीजें हो गई। ये कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा टाइम पीरियड कैपिटल टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये केवल कंपैरिजन के लिए आता है, ठीक ना, या फिर सीधे सीधे पूछा जाएगा कि ये कौन सा सही है, जैसा कि जे मेंस में 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो संभावना ये भी है कि कभी कभार हो सकता है नीट में, वैसे नहीं है, कम है बहुत, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। अब इस तरीके से हम लोगों ने बोहर्स के पूरे मॉडल को कंप्लीट कर लिया। अभी मैग्नेटिक फील्ड का भी आएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, उसकी टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने नीट की और जे मींस के जितने सारे क्वेश्चंस हैं सब लगा डालेंगे। नहीं अभी तो, अरे एक्सप्लेनेशन हेडिंग तो पढ़ी है बड़ी बड़ी, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, चलिए 2-1 सवाल लगा ले, अभी तो टाइम है बिल्कुल, बहुत अच्छा। 1-2 सवाल लगाते हैं, एनसीईआरटी का है जो, उसको लगा लेते हैं। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से मिटाएं। चलिए अब क्वेश्चंस लगा लेते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जांपल, उसको। और पिछले वाले लेक्चर में जहां हमने वो लास्ट का जो क्वेश्चन कराया था, उसमें R0 लिख दिया है, उसको आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, है ना। आप लोग तो अच्छे बच्चे, समझदार भी हैं, ठीक, तो उसको सही कर लीजिएगा। और जहां कहीं गलती हो हमको भी बता दिया करिए कि यहाँ छूट गया है, यहाँ ये नहीं, ये होना चाहिए था। तो उससे क्या होगा, देखिए होता क्या है कि यहाँ कैमरे के सामने पढ़ाना, थोड़ा सा जो हम लिख दिए बोल दिए वही हो गया। क्लास में होता है, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि अरे सर वहां R0 आपने लिख दिया, R3 लिख देते, R3 रहेगा, है जहां माइनस छूट गया तो वो बता देते हैं। तो ये अंतर थोड़ा सा आ जाता है। इसमें क्या है कि हम बोल दिए, अब वहां क्या है कि बच्चे हैं तुरंत बता देते हैं कि अरे सर वहां माइनस छूट गया है, तो माइनस लग गया, अरे सर R0 नहीं रहेगा, R3 हो गया। ये चीजें थोड़ा सा आसान हो जाती है क्लासरूम में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, बहुत बढ़िया सवाल है, नोट कर लीजिए। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन emitted during a transition, emitted during a transition from, ट्रांजिशन मतलब वही आवागमन, है ना, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने को ट्रांजिशन कह रहे हैं। n is equal to 5 to n is equal to 2। ठीक, स्टेट, स्टेट लिखना जरूरी है क्या, स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम, इन द हाइड्रोजन एटम कह रही है। तो ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी पूछी गई है और एक वेवलेंथ पूछा गया है। ठीक, हाइड्रोजन के लिए उन्होंने बोला भी है, तो Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और N1 हमारे पास 2 हो जाएगा एंड N2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला जो याद होगा आपको, अभी थोड़ी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया, यहां देखिए, यानी रेडिएशन की बात चल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे है, ये ऐसे, यानी ये 2 से कहां जा रहा है, 5 में, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 में जा रहा है। इसके बीच में जब ट्रांजिशन होगा तो इससे एक रेडिएशन निकलेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा, ये एमिटेड, एमिट कर रहा है, लिखा ना एमिटेड, तो चलिए एमिटेड हो गया, ये एमिट करेगा। तो इसी की ये जो रेडिएशन है उसी की क्या निकालनी, फ्रीक्वेंसी, और उसी का वेवलेंथ निकाल लेना। तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला था 3.29 इंटू 10⁻15 ये हो गया। ठीक, और कुछ तो करना नहीं था, ब्रैकेट बना के 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, इतना करना था। देखिए आराम से, तो 1/n1 स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, माइनस का 1/5। अब इसको कैलकुलेट करना है। अब आप यहीं से घबरा जाते हैं, अब इसको कैसे करें, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसीलिए तो घबरा जाएंगे भाई, तो जाहिर सी बात है, जिस तैयारी में मतलब ये रहता है कि घबराना है तो वो घबराना ही है। अब नहीं घबराएंगे। हमने कहा था बेसिक मैथ पढ़ाते समय आपको कि आप एलसीएम मत लीजिएगा, तो मत लीजिए,
फर्जी एलसीएम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं होगा इसमें। देखिए कि किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि दोनों बराबर हो जाए, तो नहीं मिल रहा है नंबर, कोई बात नहीं। इसमें 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने कर दिया, देखिए 25/100 हो गया। इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे वाला खाली बराबर करना होता है, सिर्फ नीचे वाला। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे कि दोनों में कि नीचे वाला, सिर्फ एक में या दो में, ऐसे। अभी अलग अलग सवाल आएंगे, हम बताते चलेंगे, ठीक ना। ऐसे ये हो गया। यहाँ क्या कर देंगे, देखिए यहाँ 4 से यानी 4/100, एलसीएम की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक ना। अब कुछ लोग कहेंगे आपको आता है तो आप काबिल बन रहे हैं, ऐसा नहीं, आप भी सीख जाइए, हम काबिल उबिल नहीं बनते। क्या हो जाएगा, 25 - 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 21/100। कोई दिक्कत है? 25 में से 4 जाएगा तो 21 और नीचे 100 हो जाएगा। ये इसका 2 जीरो हमने काट लिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 13। अब देखिए यहाँ पे 3.29 गुणे सिर्फ 21 बचा और गुणे 10 की पावर 13 कर दिया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ना है वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 329, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कट्टम कुट्टम 2, देखिए 9 दूना 18, 1 2 दूना 4 1 5 और 2 3 6, इसको जोड़ लेना था। ये देखिए 9 8 2 10 को 0, 5 3 8 1 9 और यहाँ 6, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद 10 लगा देना, लगा दिया, इंटू जो कुछ बचा था वो हमने लिख लिया। कितना लिख लिया, ये 13, ठीक। हर्ट्ज में लाना है आंसर, तो अगर इसको और साइंटिफिक, मोर साइंटिफिक वे में दे रखा है तो इसको क्या करेंगे, डेसिमल को इधर ले आएंगे। कितना हो जाएगा, डेसिमल इधर आएगा तो क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई होता चला जाता है, आपको पहले ही से पता होगा, ठीक ना। तो 6.909 इंटू 10⁻14, ये आंसर हो जाता है इसका। हर्ट्ज यहां लिख दे, हर्ट्ज, ठीक। ये और दूसरा क्या करें, कह रहे हैं वेवलेंथ निकाल के बता दो। तो वेवलेंथ के लिए तो आपको फॉर्मूला है, ये देखिए अब आपको सब पता चल गया है ना, वेवलेंथ के लिए। और वेवलेंथ उधर निकाल दें, इधर निकाल दें, लेफ्ट फ्रीक्वेंसी हो गया, उधर ही निकाल दे रहे हैं जी। तो वेवलेंथ के लिए आप देखिए, ये आपको ये पता है, और चूंकि ये देखिए इस रेडिएशन सी की स्पीड से ही चलता है, तो सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से आपको लैम्डा निकाल लेना है, न्यू आपको पता है, तो लैम्डा करेंगे तो यहाँ 3 इंटू 10⁸ आ जाएगा, और यही वैल्यू यहाँ पे 6.9, ठीक, इंटू 10⁻14 रख देंगे। अब ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में, यानी ये देखिए क्या बनेगा, 3/6.9 इंटू 10⁻⁻6, इतना रख दिया, रख दिया। अब इसको कैलकुलेट करना, कैसे करना, तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 23 आ गया, यानी 1/2.3। अब 1/2.3 को कैसे लिख सकते हैं, 10/23, ये डेसिमल हटा लिया, ऊपर डेसिमल हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना होता है, ये हो जाएगा ये, ठीक। अब इसको देखिए, अगर ये 3 और मिल जाता है नैनोमीटर में, हम इसको बना सकते हैं वेवलेंथ को, तो यहाँ अब भाग दे लें यहीं पे, यानी 23 डिवाइडेड बाई 10, नहीं 10 डिवाइडेड बाई 23, यहाँ कर लिया, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 4 बार जाएगा, कोई दिक्कत, 25 चौका 100 होता है, भी 4 बार जाएगा, 4 3 12 को 2, 4 दूना 8, बचेगा कितना इसमें, देखिए 82 है, 18 बचेगा, 18 लिख लिया, 0 बढ़ा लिया, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 बार जाएगा, कितना आ रहा, अच्छा ये 10 यहां से जाएगा, ये इधर, ये 10, ये 9, यहां मतलब 8, और ये सही तो हमने किया है, मतलब 9 बचेगा, ये 1 मिनट, ये 82 लिखा है ना, 92 ये आ जाता है 92, ये 92, 82 नहीं 92, हमने इसमें क्या पढ़ दिया, 4 दूना 8 पढ़ा सिर्फ, अच्छा 4 3 12 को 2, 4 दूना 8 1 9, 92, ये हो जाएगा कितना, आंसर जो आ रहा है वो कुछ 4 3 आ रहा है, ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कुछ नहीं, ठीक, और 10 में से 9 गया 1, फिर भी तो वही आ रहा है, मतलब यही आएगा, ठीक ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 0, 8 आएगा, यहाँ हो जाएगा 0, 92 8 में से 100 होता है, ठीक है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे, दूसरी तरफ दिमाग चला गया। अब यहाँ देखिए कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार, फिर उसके बाद फिर से 4 बार, ये करेंगे तो आएगा आंसर, बड़े आराम से करना होता है, क्या हो जाएगा 0.434 इंटू 10⁻⁻6। अब क्या करना होगा, इन डेसिमल को इधर ले आइए, तो डेसिमल जब इधर शिफ्ट करना होता है 3 अंक बाद, तो नीचे 10 10 10 ऐसे मल्टीप्लाई कर, नीचे नीचे,
क्या हो जाएगा ये लैम्डा इज इक्वल टू 434 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर। ये हो गया पहला सवाल एनसीईआरटी का। ये देखिए फ्रीक्वेंसी आ गई, ये वेवलेंथ आ गया। कोई दिक्कत? फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला हमने पहले ही लिख दिया था, इसीलिए लिखा भी था कि आप इससे निकालेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अगला सवाल, अगला सवाल नोट करिए जल्दी से। बस एक और, बस जब छोटा सा है बिल्कुल, ठीक। एकदम आराम आराम से करना है, कंफ्यूज होकर बिल्कुल नहीं करना, ठीक ना। कैलकुलेट द एनर्जी जूल में एसोसिएटेड विथ, कैलकुलेट द एनर्जी, ये एल है, ठीक है, किसमें? जूल में, एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ठीक। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, ठीक। रेडियस निकालनी है नैनोमीटर में। दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले एनर्जी निकालनी है किसकी? फर्स्ट ऑर्बिट की, ठीक है। क्या हमारे पास हीलियम है, हीलियम प्लस, इसके लिए देखिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2। एन की वैल्यू कितनी रखनी है हमें? फर्स्ट, फर्स्ट एक्साइटेड थोड़ी बोला, फर्स्ट बोला गया, इतना बोला गया। दो चीजें निकालनी है, एक एनर्जी और एक रेडियस। एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल, वो जो आपने इसमें जूल में चाहिए, तो जूल में चाहिए तो 2 पॉइंट माइनस का 7, जूल में चाहिए माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁸, ये हो जाएगा। एनर्जी में हमने क्या बताया? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4। एन स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक ना। एनर्जी आ जाएगी आपकी कितनी? इसका सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है, यही करना ना, बिल्कुल। तो क्या जाएगा? 4 8 32 को 2, 4 एकम 4 और 3 7 और 4 दूना 8 माइनस का ये इंटू ये जूल। कह रहा है रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, तो रेडियस के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था? आर इज इक्वल टू, देखिए याद करिए 0.53, और नैनोमीटर में चाहिए तो कोई बात नहीं, हम नैनोमीटर में बाद में बना लेंगे, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये था। एन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 0.53 एन स्क्वायर की वैल्यू 1/2, इसका आधा कर देना होगा, यानी आर इज इक्वल टू, देखिए इसका आधा करेंगे कितना आएगा? 2 से इसमें भाग दे दीजिए, यहीं पे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, ठीक, और 2 तिहाई, यहाँ बचेगा 1, तो 1 यहाँ 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 5 10, कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी 0.265, ठीक। ये आता किसमें? एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ इंटू 10⁻⁻10 लिखिए। अब इसको कितना बनाना है? 9, ठीक है ना, 9 बनाना है। क्या करेंगे? एक 10 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.02, ये डेसिमल इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये इंटू 10⁻⁻9, ऐसे को बोल देंगे नैनोमीटर। ये क्या चीज होती है? नैनोमीटर, 0.026 नैनोमीटर, ठीक। 2 सवाल दिए थे, अभी हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे। अब जो एग्जाम में आए हुए हैं वो सवाल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे से आराम आराम से करेंगे तो आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक।